हाँ, मैं नहीं हूँ परफेक्ट बहू। जो परफेक्ट है उसी से आप अपने लड़के की शादी कर दीजिए। थक गई हूँ मैं यह शब्द सुन सुनकर। नहीं रहना चाहती मैं अब इस घर में। मैं सोच रही थी चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब मेरे बस की नहीं है। इतना कहकर प्रिया अपने 6 माह के बच्चे को पेट में लिए और अपना बैग लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ चली जाती है। लेकिन ससुराल के किसी भी सदस्य ने प्रिया को एक बार भी रुकने के लिए नहीं कहा। ना ही उसका पति विनय, ना ही सास ससुर ने। शायद वह एक बार रोकते तो वह रुक भी जाती, लेकिन जब किसी ने रुकने को कहा ही नहीं तो गुस्से में वह रेलवे स्टेशन पहुंच गई। स्टेशन पर बैठकर अपने मायके जाने वाली ट्रेन का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते प्रिया अपने पुराने दिनों में खो गई। प्रिया अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। घर में बेटा नहीं होने के कारण प्रिया को बेटा और बेटी दोनों का प्यार मिला। प्रिया के माँ बाप ने शुरू से ही अपनी बेटी को बेटे जैसा प्यार दिया। जो प्रिया का मन करता था उसके पापा वह सब कुछ करते थे। प्रिया को बचपन से ही क्रिकेट खेलना पसंद था। स्कूल के दिनों से ही क्रिकेट खेलती थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई क्रिकेट खेलने में भी अच्छी होती गई। प्रिया अपने स्कूल की तरफ से बहुत सारे मेडल जीत चुकी थी। वह तो जिला स्तरीय महिला क्रिकेट टीम में भी भाग लेती थी। प्रिया का सपना था कि वह अपने देश के लिए राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम में एज ए बैट्समैन खेले, लेकिन कुछ सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं, वह पूरे कभी नहीं हो पाते। ऐसा ही हुआ प्रिया के साथ। वह तो अभी सिर्फ 19 वर्ष की ही थी, तभी उसके मामा प्रिया के लिए एक रिश्ता लेकर आए। लड़का कानपुर में एक सरकारी बैंक में मैनेजर था। दहेज की मांग भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। प्रिया इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता पर प्रिया के ससुराल वाले मोहित हो गए थे। प्रिया के पापा का अभी मन नहीं था कि बेटी की वह शादी करे, क्योंकि अभी इसकी उम्र ही क्या हुई थी। 19 वर्ष कोई ज़्यादा थोड़ी है। वह अपनी बेटी को बहुत आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे। लेकिन प्रिया की माँ ने प्रिया के पापा से कहा, देखो जी, बेटी का हाथ जितना जल्दी पीला कर दिया जाए उतना ही अच्छा होता है। आखिर बेटियां परायाधन होती है और लड़का इतना अच्छा मिल रहा है। शादी कर प्रिया का जीवन सुरक्षित हो जाएगा और फिर वह ससुराल ही तो जा रही है, जेल थोड़े जा रही है। क्रिकेट खेलने का मन है तो अपने ससुराल से भी खेल सकती है। प्रिया के मायके वालों को क्या पता, ससुराल कहने में तो अच्छा लगता है, लेकिन एक लड़की के लिए जेल से कम भी नहीं होता। उसकी सारी आज़ादी छिन जाती है। उसके मन का कुछ भी नहीं हो पाता है। हर बात के लिए चाहे अपने पति और अपनी सास से उसे आज्ञा लेनी होती है। बहुत कम ही ऐसे ससुराल होते हैं जहां पर एक बहू को खुद के फैसले लेने की आज़ादी होती है। प्रिया को जब यह पता चला कि प्रिया के माँ बाप ने प्रिया से बिना पूछे उसकी शादी तय कर दी है, प्रिया बहुत गुस्सा हुई और उसने 2-3 दिन तक खाना तक नहीं खाया। लेकिन वह कब तक रूठती रहती। प्रिया को आखिर हार माननी पड़ी। 1 सप्ताह के अंदर ही लड़के वाले प्रिया को देखने के लिए प्रिया के घर पर आए और उन्होंने साथ ही साथ प्रिया की और विनय की सगाई भी कर दी। उस दिन के बाद से विनय और प्रिया रोजाना 1 घंटा फ़ोन पर बात करते थे। धीरे धीरे प्रिया को भी विनय से प्यार हो गया और उसे लगने लगा कि शादी के बाद वह अपने हर सपने को पूरा कर सकती है जो उसने देखा है। विनय उसकी हर बात में हाँ मिलाता था। प्रिया को अब शादी के लिए एतराज़ नहीं था। आज से 6 महीने के बाद शादी की तारीख तय हुई। शादी करके प्रिया दुल्हन के लिबास में अपने ससुराल पहुंच गई थी। शादी के 1 महीने तक तो प्रिया की सास ने उसे ससुराल में कुछ भी काम नहीं करने दिया। प्रिया की सास ही खाना बनाती थी। प्रिया सिर्फ खाना निकाल कर सबको परोस देती थी। प्रिया मन ही मन सोचती थी कितना अच्छा है उसका ससुराल। भगवान करे हर लड़की को ऐसा ही ससुराल मिले जहाँ पर उसके मायके की कमी न खले। विनय भी प्रिया का बहुत ख्याल रखता था। प्रिया को ऐसा महसूस होता था कि उसकी शादी अरेंज मैरिज नहीं बल्कि लव मैरिज हुई है। सप्ताह में 1 दिन विनय प्रिया को डिनर के लिए बाहर भी लेकर जाता था।
लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाती। किसी न किसी दिन तो बकरे को कटना ही था। अभी तो सिर्फ 1 महीना ही हुआ है। शादी के 1 महीने बाद ही प्रिया के सास ससुर 15 दिन की तीर्थ यात्रा पर हरिद्वार और वैष्णो देवी के लिए निकल चुके थे। अब घर में सिर्फ विनय और प्रिया ही रह गए थे। पहले तो घर का सारा काम प्रिया की सास करती थी, लेकिन अब तो वह थी ही नहीं, इसलिए घर का सारा काम प्रिया को ही करना पड़ता था। लेकिन प्रिया को इस बात के लिए कोई एतराज नहीं था, क्योंकि प्रिया किसी गैर के घर थोड़ी कर रही थी। वह तो उसका खुद का ससुराल था, यानी उसका खुद का घर था। सुबह 6 बजे प्रिया जब सोकर उठती और रात के 11 कब बज जाते उसे खुद ही नहीं पता चलता था। सुबह उठकर सबसे पहले पति के लिए टी बनाओ, फिर उनका नाश्ता तैयार करो, घर की साफ सफाई करो। प्रिया के हस्बैंड का ऑफिस घर के पास ही था, तो दोपहर में पहले प्रिया की सास लंच देने जाती थी। अब वह थी नहीं, तो इस वजह से प्रिया को ही लंच भी पहुंचाने जाना पड़ता था। विनय पहले तो अपना हर काम कर लेता था, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे वह भी आलसी हो गया था। वह हर काम प्रिया से ही करवाने लगा। वह पहले अपने कपड़े तक प्रेस कर लेता था, लेकिन अब सब प्रिया को ही सौंप देता था। यहाँ तक कि जूते भी पॉलिश करने के लिए प्रिया को कह देता था, लेकिन प्रिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह यही सोचकर हर काम करती थी, आखिर वह भी दिन भर कमाने जाते हैं, आखिर वह कमाएंगे नहीं तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। 1 सप्ताह तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। 1 सप्ताह के अंदर ही विनय प्रिया के हर काम में कमी निकालना शुरू कर देता है। वह कपड़े प्रेस करती, विनय उसके लिए प्रिया को डांटने लगता। प्रिया कोई जवाब नहीं देती थी, सिर्फ चुपचाप सुन लेती थी। वह मन ही मन सोचती थी, वह कोई मोची थोड़ी है जो पॉलिश करने में एक्सपर्ट हो, वह तो बस कर देती है। आज तक मायके में उसने एक चाय तक नहीं बनाई थी, ससुराल में आकर हर काम करते जा रही है। 15 दिन बाद प्रिया के सास ससुर भी तीर्थ यात्रा कर वापस लौट आए थे। प्रिया को लगा चलो सास उसकी आ गई, अब तो पहले से थोड़ा आराम हो जाएगा, इतना सारा काम नहीं करना पड़ेगा। पहले उसकी सास थी तो कितना अच्छा था, लेकिन प्रिया को क्या पता था इस बार सब कुछ उल्टा होने वाला है। सूरज पूर्व से नहीं पश्चिम से उगने वाला है। प्रिया की सास तीर्थ यात्रा से आने के बाद ही पैर दर्द का बहाना बनाना शुरू कर देती है और प्रिया से बस यही कहती थी कि उनसे तो अब खड़ा भी नहीं होया जाता। प्रिया भी अब कैसे कहती उनको कुछ करने के लिए। अब प्रिया को ही घर के सारे काम करने पड़ते थे, सास अब घर का कोई काम नहीं करती थी। प्रिया मन ही मन सोचती थी, ऐसे तो सासू माँ कहती है मेरे पैरों में बहुत दर्द है, चला ही नहीं जाता, और जब बेटी से फोन पर बात करती है तो बताती है कि वह आज 2 बार पार्क के चक्कर लगाकर आ रही है। प्रिया उम्र में छोटी जरूर थी, लेकिन इतनी बेवकूफ़ भी नहीं थी कि वह अब समझ भी गई थी कि उसकी सास काम नहीं करने के लिए यह सब सवांग रचा रही है। प्रिया को समझ आ गया था कि ससुराल कभी मायका नहीं हो सकता। ससुराल तो एक सोने का पिंजरा होता है जहाँ सिर्फ लुभावनी बातें होती है। प्रिया ने इसे अपनी नीति मानकर अपने दिन गुजारने शुरू कर दिए थे। कुछ दिनों के बाद प्रिया गर्भवती हो गई। प्रिया से पहले जितना काम अब नहीं हो पाता था, पेट में अक्सर दर्द रहता था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके वह घर का सारा काम करती थी। विनय तो अब प्रिया से बात तक नहीं करता था, हमेशा प्रिया में कमी ही कमी निकालता रहता था। पहले जो प्रिया उसे हूर की परी नजर आती थी, अब वह उसकी तरफ देखता तक नहीं था। प्रिया की सासू माँ भी हमेशा किसी न किसी बात को लेकर उसको ताने मारती रहती थी। अभी तक तुम्हें खाना तक नहीं बनाना आया, कभी सब्जी में नमक तेज डाल देती हो तो कभी नमक डालती ही नहीं हो। पता नहीं तुम्हारे मम्मी पापा ने क्या सिखाया। हमें तो लगा था कि हम घर में एक परफेक्ट बहू लेकर आए हैं, लेकिन मुझे तुम में कहीं से कोई भी परफेक्ट बहू वाली बात नज़र नहीं आती। मेरे पति विनय और मेरी सासू माँ दोनों जब एक साथ बैठते तो मेरा मजाक बनाते रहते थे। सासू माँ हमेशा अपनी बेटी से मेरी तुलना करती थी, यानी कि मेरी ननद पुष्पा से मेरी तुलना की। मेरी बेटी ऐसी है और इस तरह खाना बनाती है कि ससुराल वाले सब उंगलियां चाटते रहते हैं। तुम मेरी बेटी जैसी 10% भी हो जाओ तो अपने आप को बना लो
मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन हमें तो नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर कोई भी गुण है, सिर्फ बड़े बड़े बातें बोलना आती है। गर्मी की छुट्टियों में मेरी ननद पुष्पा आने वाली थी। मैंने सोचा चलो अब दीदी आ जाएगी तो कुछ आराम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही दीदी आई, आराम क्या, आराम तो और हराम हो गया। और कितने लोगों के काम कैसे भी करती थी, अब उनके लिए भी करना पड़ रहा था। वह भी अपना कुछ भी काम नहीं करती थी। मैंने कैसे भी करके खाना बना दिया था। मैंने सिर्फ शाम को अपनी ननद से कहा कि दीदी मैंने खाना बना दिया है, पेट में दर्द हो रहा है, आप खाना परोस दीजिए। मेरा इतना कहना ही था कि सासू माँ ने कहा बहू तुम्हें खाना निकालना है तो निकाल दो, वरना जाकर आराम करो। कुछ दिनों के लिए बेटी मायके आती है और अभी आराम नहीं मिलेगा। यहाँ पर आकर काम ही करना पड़े तो मायके क्यों आए। चुपचाप रसोई में जाकर खाना निकालकर सबको परोसने लगी। मैं समझ गई थी कि कोई मेरा हाथ बटाने वाला नहीं है, फिर भी चुपचाप सब देखते रहते थे। लेकिन कभी भी मेरी कोई भी काम में मदद नहीं करते थे। मैं कई बार उन्हें मदद के लिए कहती थी तो वह अपने मर्द होने का वास्ता देकर चुप करा देते थे। यह सब मर्द का काम थोड़ी है, तुम क्या यहाँ पर सिर्फ रोटी तोड़ने के लिए आई हो। एक दिन दोपहर में हम लोग बैठे हुए थे। मैंने सासू माँ से कहा, सासू माँ आप तो कहती थी कि दीदी राजमा बहुत अच्छा बनाती है, क्यों ना आज दीदी ही बनाए। विनय भी बोले हाँ हाँ प्रिया सही कह रही है, दीदी राजमा चावल तुम बनाओ। पुष्पा किचन में जाकर राजमा चावल बनाने लगी। कुछ देर के बाद पुष्पा ने आवाज दी, भाभी राजमा चावल तैयार हो गया है। प्रिया ने सोचा पहले राजमा थोड़ा चख लेती हूँ। जब प्रिया ने राजमा चखा, देखा इसमें इतना ज्यादा नमक डाला हुआ है, उसे कोई खा ही नहीं सकता। लेकिन प्रिया ने कुछ नहीं कहा। जैसा पुष्पा ने बनाया था वैसे ही सबको परोस दिया। खाने के टेबल पर जैसे राजमा चावल रखा, सासू माँ और मेरे पति विनय और ससुर सब राजमा चावल खा गए और किसी ने कुछ नहीं बोला वह खराब है या अच्छा है। अगर यही राजमा मैंने बनाई होती तो घर में महाभारत होना तय था। लेकिन अब मैं खुले आम विद्रोह के मूड में आ गई थी। मैंने भी सोचा कह देती हूँ आप सब लोगों को, यह राजमा चावल तो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोगों का दोहरा चरित्र मुझे पसंद नहीं है। अगर बेटी वही काम करे तो बिल्कुल अच्छा, और बहू कर दे तो गलत हो गया। ये परफेक्ट बहू का नाटक अब मुझसे तो नहीं हो गया। थक गई हूँ मैं। आखिर क्या क्या सपने लेकर आई थी ससुराल में। आने के बाद भी अपना क्रिकेट जारी रखूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस घर में मुझे अपने सपने पूरा करने की कभी आज़ादी मिलेगी। इसलिए मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। तभी ट्रेन के माइक में अनाउंस हुआ। प्रिया ने अपना बैग उठाया और ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन में जैसे ही प्रिया बैठी, माँ का फोन आ गया। प्रिया की माँ के कान प्रिया के ससुराल वालों ने भर दिए थे। बहुत कुछ गलत सलत बताकर भड़का दिया था। प्रिया की माँ ने फोन पर कहा, बेटी शादी के बाद ससुराल ही लड़की का घर हो जाता है और छोटी छोटी बातों पर घर नहीं छोड़ा जाता। चलो अब घर से तुम निकल ही गई हो तो आ जाओ, आकर बैठकर बात करते हैं। प्रिया ने कहा, माँ अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आती तो मैं कुछ दिनों बाद ही तनाव में आकर आत्महत्या कर लेती। कितना भी कर लेती थी, हर चीज़ में ताने सुनने को मिलता था। मेरे से तो अब कोई काम भी नहीं होता था, फिर भी मैं हर काम करती थी। मैं तो तुम्हें फ़ोन भी करने वाली थी कि मुझे अपने पास बुला लो जब तक मैं बच्चे को जन्म ना दे दूं। शाम को प्रिया के पापा जब घर आए, उन्होंने सुना तो उन्होंने भी अपनी बेटी को ही सपोर्ट किया, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को बेटी की तरह नहीं बल्कि एक बेटे की तरह पाला था। और उन्हें अपनी बेटी पर विश्वास था कि जो मेरी बेटी कह रही है सच है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम्हें जब तक रहना है रहो, और जब तक तुम्हें इस बच्चे को जन्म नहीं दोगी यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। अब प्रिया के ससुराल वालों का फोन तक नहीं आता था। प्रिया ने कई बार विनय को फोन लगाया, लेकिन विनय हमेशा फोन काट देता था। प्रिया ने भी गुस्से में फोन करना बंद कर दिया। धीरे धीरे समय गुजरा और प्रिया ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। हॉस्पिटल से ही प्रिया ने अपने पति विनय को फोन किया, फिर भी विनय ने फोन नहीं उठाया। यहाँ तक कि विनय के व्हाट्सएप पर भी प्रिया ने फोटो भेजा अपने बेटे का, लेकिन फिर भी विनय का कोई रिप्लाई तक नहीं आया। कुछ दिनों बाद प्रिया के पापा प्रिया के ससुराल जाकर आए। प्रिया के पति विनय और ससुर से भी कहा कि जो भी प्रिया ने किया है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ।
कृपया करके प्रिया को आप लोग वापस बुला लीजिए। प्रिया के पति विनय ने कहा, मैं नहीं आने वाला हूँ प्रिया को लेने के लिए। प्रिया के पापा भी अब गुस्से में हो गए थे। विनय से कहा, मुझे नहीं पता था दामाद जी आप इस तरह के इंसान हो। अगर पता होता कि आप ऐसे हो तो मैं भूल कर भी अपनी फूल सी बच्ची की शादी कभी भी आपसे नहीं करता। समय बीतता गया। प्रिया के ससुराल वालों ने कभी भी प्रिया से संपर्क करने की कोशिश नहीं की और धीरे धीरे प्रिया भी अपने ससुराल के बारे में भूल चुकी थी। वह अपने बेटे के साथ इतना व्यस्त रहती थी कि लोगों की चिंता करने का उसके पास समय ही नहीं था। धीरे धीरे प्रिया का बच्चा 2 साल का हो गया। प्रिया भी अब सोच रही थी कि वह भी कुछ जॉब कर ले, कब तक घर में बैठी रहेगी। प्रिया की एक दोस्त ने बताया कि बगल में जो स्कूल है उसमें क्रिकेट कोच की जरूरत है, तुम चाहे तो अप्लाई कर सकती हो। प्रिया ने उसी स्कूल में क्रिकेट कोच के लिए अप्लाई कर दिया। इंटरव्यू में प्रिया के पीछे का खेल का परफॉर्मेंस देखकर सिलेक्शन हो गया था। प्रिया अब नौकरी के साथ ही अपने खेल को भी जारी रखा। प्रिया का सिलेक्शन राज्य की महिला क्रिकेट टीम में हो गया था। प्रिया भले ही एक परफेक्ट बहू ना बन सकी हो, लेकिन एक परफेक्ट माँ और परफेक्ट क्रिकेट कोच और परफेक्ट क्रिकेट खिलाड़ी बन गई थी। और दोस्तों, उसके बाद प्रिया अखबारों टीवी चैनल्स में आने लगी थी, जिसके बाद विनय और विनय के घर वाले प्रिया के घर पहुंचे और उन्होंने उसके आगे हाथ पांव जोड़े कि किसी तरह से हमें हमारी बहू वापस कर दो। लेकिन तब तक प्रिया बहुत आगे बढ़ चुकी थी। प्रिया के घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि अब प्रिया के पास ना पैसे की कमी थी और ना फैन फॉलोइंग की। जिसके बाद उसके पति और उसके घर वालों को उन्होंने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद विनय और उसके घर वाले बहुत ही उदास होकर घर वापस आ गए। लेकिन अब तो प्रिया इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई थी, सबको पता चल गया था प्रिया और विनय की कहानी, जिस कारण विनय का सभी विरोध करने लगे थे और ऑफिस से भी उसको निकाल दिया गया था। जिस कारण विनय और उसके घर वाले बहुत पछता रहे थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमारे जीवन में बाधाएं आएंगी, बाधाओं का काम है आना, लेकिन नदियों का काम रुकना नहीं है, वो तो चलती ही जाती है। रास्ते में चाहे कितना भी बड़ा पहाड़ आ जाए, पत्थर आए, सबको चीरकर आगे बढ़ जाती है। वैसा ही होता है एक नारी का जीवन। अगर प्रिया अपनी ससुराल की कठिनाइयों से हार मान जाती तो वह एक सिर्फ हाउसवाइफ बनकर रह जाती और अपनी जिंदगी नरक जैसी बना लेती। उसने उन कठिनाइयों का सामना किया और आज अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया और अपनी जिंदगी आत्मसम्मान से जी रही है। धन्यवाद दोस्तों।